जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता होगा अभी हाल ही में नई न्यूज़ आई है कि रेलवे से अपडेट आया है। थर्ड फेज़ का जो एग्ज़ाम होना था वो आरआरबी डिक्लेयर कर दिया है। उसमें गुवाहाटी है, दिल्ली है, जैसे बड़े आरआरबी जोन का क्या किया इन्होंने, जोन वाइज इन्होंने क्लियर कर दिया। जी 8 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त ने 8 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर के बीच इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है थर्ड फेज में कहाँ एग्ज़ाम होगा। तो नोटिफिकेशन जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं किसका है। अभी देखिए जो बच गए हैं आरआरबी जोन, जैसे गोरखपुर के बड़े बड़े ऐसे जोन हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो 19 सितंबर के बाद ये डिक्लेयर होगा कि गोरखपुर जैसे बड़े आरआरबी जोन का कब होगा एग्ज़ाम। तो इन्होंने आज 26 अगस्त को नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है और 30 अगस्त से अपना देख पाएंगे सीटी एग्ज़ाम सर देख पाएंगे थर्ड फेज वाले। और सेकेंड फेज जान रहे हैं 26 अगस्त से लेकर के और 8 सितंबर के बीच होना है सेकेंड, और थर्ड 8 से 19 सितंबर के बीच होना है। तो ठीक है, आइए देखें आज इसमें देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे निम्नलिखित में से किसकी संयोजकता मतलब क्या है, किसकी संयोजकता अधिक है। निम्नलिखित में से किसी संयोजकता अधिक है तो Na हो गया, Li हो गया, C हो गया, En हो गया। तो En की संयोजकता अधिक है। हाँ, तो यहाँ देखिए ये क्या N की संयोजकता क्या है, ये 15वें ग्रुप का क्या है, ये 15वें ग्रुप का तत्व है। और इसमें क्या है, ये इस तत्व का ये 15वें ग्रुप का तत्व है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में लिया जाता है। तो यार हड्डियों को जोड़ने में जो डॉक्टर जोड़ते हैं ना, टूट फूट जाती है हड्डियाँ, तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी अर्ध हाइड्रेट तथा हेमी हाइड्रेट बनाता है। जैसे जानते हैं ये क्या हो गया, ये जिप्सम हो गया CaSO4 × ½ H2O, ये O है भाई साहब, ये 2 यहाँ रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए कहा है। अरे भाई वही प्लास्टरा होता है, हाँ हार्ड करते हैं, सब टूट जाती है हड्डियों को स्थिर करने के लिए ताकि जुड़ने के लिए टाइम मिल सके। अच्छा, अब क्या है, हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए भाई साहब, इसलिए गलता ही नहीं है, गलेगा नहीं तो फिर पृथ्वी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जैव निम्नीकरण से अपघटन नहीं होता, मतलब वही जैव प्रक्रिया में जो सड़ गल जाता है, सड़ता गलता नहीं है जल्दी, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अच्छा, अब आइए Which language is the official language in both श्रीलंका एंड सिंगापुर। अरे कर रहा है श्रीलंका और सिंगापुर का कौन ऑफिशियल लैंग्वेज एक है। अच्छा, तो यहाँ दिया तमिल 3 देशों की आधिकारिक भाषा है। भारत, श्रीलंका और सिंगापुर की, भारत में तमिलनाडु हो जाएगा, सिंगापुर और श्रीलंका भारतीय राज्य तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की आधिकारिक भाषा क्या है, तमिल है। अच्छा, ये थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। हिंदी फिजी का आधिकारिक भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो फिजी का आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है। अच्छा, किस पैरा एथलीट्स को पद्म भूषण 2022 दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देवेंद्र झाझरिया ये जवलिन से हैं, पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट्स बन गए हैं। अच्छा, अवनी लखेरा क्या है, अवनी लखेरा कौन सा पुरस्कार पाई हैं, तो इन्होंने पद्मश्री पाई हैं, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 2022 में। अवनी लखेरा बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और इनको क्या मिला है, जान ही रहे, पद्मश्री मिला है। अच्छा, पद्म भूषण 2022 में 17 लोगों को दिया गया, उसमें खास लोगों का नाम आपके सामने रख रहा हूँ। श्री गुलाम नबी आज़ाद, ये क्या है, लोक कार्य के लिए दिया गया है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं।
श्री विक्टर बनर्जी, ये कला से संबंधित है, ये पश्चिम बंगाल से हैं। सुश्री गुरमीत बावा, इन्हें कौन नहीं जाता है, ये पंजाब से रिलेटेड हैं, कला के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, लोक कार्य के लिए दिया गया है, पश्चिम बंगाल के हैं। अच्छा, दिगंबर धर्म से संबंधित है। दिगंबर किस धर्म से? दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म संबंधित है। और बौद्ध धर्म से यही जान लो, जो महायान और हीनयान, तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं जो बट गई थी। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में महायान और हीनयान में बट गया, तो बौद्ध धर्म संबंधित है। अच्छा देखिए, एक लाइन है, इससे पढ़िए, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो लेकिन रुको मत यार, अगर आप रुक गए तो फिर क्या होगा? ये देख रहे हो नहीं, क्या है, रुक गए तो क्या होगा? रुक गए तो इसकी संभावनाओं का अंत हो जाएगा, ठीक ना? इस संभावनाओं का अंत हो जाएगा, तो आपको अंत नहीं करना, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर जुटना है, ठीक है? आगे जुटे रहिए। अच्छा, ये देखिए, निर्वाचन है, क्या है? अगला है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग निहित है। मतलब किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 324 में निहित है। देखिए, इसके लिए आपको डिटेल लाया हूँ मैं। क्या है, इसको जूम कर लो। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। तब भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। मतलब निर्वाचन के संबंधित व्याख्या 324 से लेकर 329 तक की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है, ठीक। अब आइए, अब क्या है? 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित समझिए, 324 से लेकर 329 तक। अच्छा, काला बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? काला बैसाखी है, तो ये मानसून से ठीक पहले भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आवे वाला आंधी तूफान वाली लोक यानी क्या? लोक हवा है, एक लोक हवा आने वाली, एक लोक हवा है, ठीक। अच्छा, ये क्या है? नॉर्वेस्ट इस समय स्थली गर्म तथा शुष्क पवन तथा आर्द्र समुद्री पवने, तूफान तथा तंडित आंधी की उत्पत्ति होती है। ये तूफानों को पूर्वी भारत के नॉर्वेस्ट एवं बॉम्बे काल बैसाखी कहा जाता है। यानी बॉम्बे में से बॉम्बे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आइए, अगला क्या है? ये क्वेश्चन आया था, देखिए क्या है? प्रकाश विकिरण तारपीन तेल, यानी प्रकाश किरण तारपीन तेल का जिसका अपवर्तनांक 1.47 है वाले माध्यम से 1.53 अपवर्तनांक यानी ग्लास वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तनांक के बाद यह किस ओर मुड़ेगी या अपेक्षित और अपवर्तनांक यानी किस ओर मुड़ेगी? भाई अगर क्या है, ये कौन सा है? इसका अपवर्तनांक देख रहे हैं कितना है? 1.47 है, और इसका क्या है? इसका क्या 1.57 है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश आएगी तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, तो अभिलंब की तरफ क्या होगी? मुड़ जाएगी, नहीं झुक जाएगी। अच्छा, हार्नबिल त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक त्यौहार से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आया। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, मैंने आरआरबी के जितने शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्ट वाइज आपके सामने पूरा रखा हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे जो वीडियो है जाकर पूरा देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हार्नबिल त्यौहार हर साल
1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सेशन की मेजबानी कौन करेगा? हाँ, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वें सेशन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई के जियो गार्डन सेंटर में इसका क्या होगा? शुरुआत होगा। मुंबई के मतलब भारत करेगा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोक समिति के 140वें सेशन की मेजबानी कौन करेगा? यानी बैठक होगी उसका मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। अच्छा, और कुछ चीज़ से इम्पोर्टेंट चीज़ें, 2024 का समर ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2024 का समर ओलंपिक मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 का क्या होगा? लॉस एंजिला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है, समान रहता है, शून्य तथा असमान रहता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। हैं, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर क्या होगा? समान होगा। कोने पर ये देखिए नहीं समान होगा, प्रणालिका में समान होगा। अच्छा देखिए, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, वही समान होगा। और प्रणालिका के अक्ष पर समांतर होगा, यानी अक्ष पर प्रणालिका के अक्ष पर क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बाहर 9 के बराबर होगा, यानी प्रणालिका के बाहर 9 के बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये देखिए अवतल दर्पण में छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को कहाँ रखें? बिंब माने वस्तु को कहाँ रखें? भाई साहब देखिए, अवतल दर्पण का मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, मान लो अवतल दर्पण है, और ये मान लो इसका गोलाई मान लो हम दिखा दे रहे हैं इतना, मान लो ये गोलाई इतना है। ठीक है, तो इसका सेंट्रल ये होगा, ठीक ना, जिस पर लेंस तो मान लो इतना ही बड़ा है, लेंस इतना ही बड़ा है, ठीक ना, लेकिन तो लेंस इतना ही बड़ा मान लो है, ठीक है, लेकिन इसका आकार देखोगे त्रिज्या यहाँ हो जाएगी। तो ये कह रहा है जिसका जो सेंटर होगा ना, कोई भी वस्तु नहीं सी पर न रखे, सी के यहाँ रख दो, 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 तभी चलेगा, यानी प्रतिबिंब तभी भी वो छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन सी पर नहीं रखोगे, सी पर रखोगे तो ये स्थिति को फॉलो नहीं करेगा। तो वही सी से परे कहीं रख दो, यानी वस्तु को, यानी सी सेंटर से परे, यानी ये सेंटर देख रहे हो ना, इस सेंटर से परे कहीं रख दो, सेंटर से परे कहीं रखोगे तो वही स्थिति बनेगी। अवतल दर्पण में स्थिति वही छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को सी के अलावा कहीं रख दो, ठीक ना। अब पढ़ लेना दर्पण से, अवतल और उत्तल दर्पण से एक न एक जरूर आ रहा है। इस स्नेल का नियम भी पढ़ लेना, वहाँ से भी अपर्तनांक से क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में। अच्छा, अब आ जाइए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ दिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल क्या होगा? नेशनल, एन का नेशनल, बी से हो जाएगा बैंक, नेशनल, देखिए इसका यह नाबार्ड का नेशनल हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या हो गया? नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म। अच्छा, अब आइए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संवैधानिक संशोधन में किया गया? 42वां होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया ये शब्द कौन से शब्द हैं? ये देख लो, पंथ निरपेक्ष। हाँ, यहाँ देखिए संविधान में कौन कौन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें क्या क्या हो गया? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है, बहुत बड़ा संशोधन है। अच्छा, भाग 5 को में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य रशिया से लिया गया। हमारा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पूरा बताया, 10 देशों से जो लिया गया उसका पूरा डीप स्टडी किया है मैंने। अच्छा,
ये कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है। टाइगर, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर असम और असम के आमतौर पर नहीं, आमतौर पर भी आमतौर पर भारत में भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। जहाँ सुंदरबन डेल्टा उसी में मैंग्रोव वन पाया जाता है। और जानते हो सुंदरबन डेल्टा भारत और पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। और उसी में क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में ही क्या पाए जाते हैं? उसी में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, बांग्लादेश से, भारत से लेकर पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में। अच्छा, अब आते हैं, ये क्या है? खासकर इन दोनों देशों के गंगा डेल्टा में, वही ना सुंदरबन डेल्टा जो है उसी में पाए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? भाई साहब, सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखिए यही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन नहीं है, बस HF है, तो यही क्या होगा? HF सबसे दुर्लभ होगा। बाकी HCl है तो ये तो प्रबल हो जाएगा, HNO3 हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4 ये भी प्रबल हो जाएगा, HNO3 HNO3 ये भी प्रबल हो जाएगा, ये भी सब प्रबल अम्ल है। HNO3 प्रबल अम्ल है, ये प्रबल हो जाएगा। हाँ, तो दुर्लभ पूछा है। H2SO4 ये भी क्या है? प्रबल है, तो वही हो जाएगा। कौन सा? यही वाला सबसे, यही क्या है? यही सबसे दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ये क्या है? यौगिकों की अम्लता विलयन में हाइड्रोजन आयनों को प्रदान करने की उनकी क्षमता से निर्धारित होती है। हाइड्रोजन आयनों में प्रदान अथवा मुक्ति में जितने अधिक आसानी होती है, अम्लता उतना ही अधिक प्रबल होती है। यानी हाइड्रोजन के खेला है, कहाँ हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए, डोल ड्रम पेटी किस प्रकार की दाब होती है? तो ये निम्न दाब पेटी होती है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अच्छा, तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी? ये राजनीतिक दल जो 1972 में हुई थी तो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। यही क्या हुआ था? स्थापना हुआ था 1972 में। अच्छा, कोशिका का कौन सा अंग औषधियों तथा विषों के विसहरण तथा कैल्शियम आयनों के भंडार में शामिल है? तो कौन है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्या है? यही भंडारण में शामिल है, आयनों के भंडारण में। अच्छा, ठीक है। पौधे के स्टार्च का संग्रह पौधे के किस भाग द्वारा करते हैं? तो पौधे किस भाग द्वारा करते हैं? यानी क्या दिया है? इंग्लिश में दिया है, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स स्टोर फूड एंड स्टार्च। तो कहाँ होते हैं? माइलोप्लास्ट प्लास्टिक इसी में क्या करते हैं? इसी में स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो कैसे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 कब अधिसूचित किया है? कब अधिसूचित किया? तो 28 दिसंबर 2021 को। नेस्टल इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो नेस्टल इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो इन्होंने देखिए दिया है, फर्स्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी इन 1961 एट मोगा इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। यानी वर्तमान यहाँ हुआ पंजाब में। वर्तमान में 9 फैक्ट्रियाँ हैं इसकी। अच्छा, और एक है 28 मार्च 1959 को इन्होंने स्थापित कर लिया। 1959, 28 मार्च 1959। अच्छा, अब ये कौन है?
कौन सी किशोरावस्था की निरानी नहीं है? मतलब कौन सी किशोरावस्था की निगरानी का मतलब कौन सा पार्ट नहीं है किशोरावस्था में? किशोरावस्था नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना थी तो बचपन में ही बढ़ता रहा, किशोरावस्था में ही बढ़ता है, तो यही। अच्छा, जिस प्रक्रिया में विभज्योतक यानी विभज्योतक ऊतक एक अस्थायी शेप तथा साइज का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है the process in which the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक में होता है, टेक अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इन द कॉल्ड एज। इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंटेशन, कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है डिफरेंटेशन हो जाएगा इसका मतलब, डिफरेंटिएशन इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंटिएशन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजन होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप तथा आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अच्छा, ब्यूटेन समावयवी क्या है? ब्यूटेन के समावयवी क्या है? तो ब्यूटेन के समावयवी देखिए क्या है, यही है मतलब 5 एन ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, यही पर है। तो ये क्या होते हैं? 4 ब्यूटेन 4 कार्बन परमाणुओं वाला एक एल्केन है, इसलिए आणविक सूत्र C4H10। इसके 2 समूह हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है, इसमें 4 कार्बनिक परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कर लोगे, ऐसे ऐसे, तो यही से क्या होते हैं? इससे जुड़े होते हैं। हाँ, अब इसको जोड़ के बताया है कैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ेगा, ये संरचना होगी, इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका डिटेल क्या है? जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक अणुसूत्र कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, तो यौगिकों के समावयवी कहे जाते हैं। यानी जब उनके क्या होंगे? जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, यानी स्ट्रक्चर उसका भिन्न हो लेकिन अणुसूत्र समान हो। जैसे CH4 है ना, C4H10 है, तो ये अणुसूत्र है, अणुसूत्र समान है लेकिन इसकी संरचना अलग होगी है। ब्यूटेन की अलग होगी, यहाँ क्या दिखा? ब्यूटेन की अलग होगी, देखिए ब्यूटेन की अलग होगी और आइसोब्यूटेन की अलग होगी, तो वही बात कर रहा है। ठीक है, इस घटना के समायवता कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों के जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन अणुओं में भिन्नता होती है, अणुओं के परमाणुओं की व्यवस्था को आइसोमर कहा जाता है। इसलिए समायवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों को समायवी कहा जाता है। अच्छा, ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन यहाँ से हो जाएंगे इसका, यानी दोनों का सूत्र समान होगा लेकिन इसका जो होगा स्ट्रक्चर अलग होगा। इसका देखिए दोनों का सूत्र C4H10 होगा, C4H10 होगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अच्छा, पेड़ पौधों में मरे हुए जीवों को किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? तो किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? वो कार्बन में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कोयला में। इसीलिए ना कोयला, पेड़ पौधे जो दब जाते हैं वही कोयला बन जाते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए वृक्ष है तो कभी दब गया तो यही कई सालों बाद जा कर के यही कोयला बन जाता है।